हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हाल फिलहाल में 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारा नौसेना है उसको 3 पनडुब्बियां दी हैं और बहुत खास प्रकार की हैं, क्योंकि तीनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगी तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई हैट्रिक हमने की है। जब 3 पनडुब्बियां एक साथ कहीं पर तैनात होती हैं या जो है कमीशन की जाती है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 3 स्वदेशी युद्धपोत समझिए आप इनको, पनडुब्बियां नहीं, युद्धपोत समझिए। अब युद्धपोत क्यों कहा जा रहा है? क्या तीनों ही लड़ाई करेंगी या तीनों के काम अलग अलग है? तीनों के काम अलग है तो वो अलग किस प्रकार से है, ये सारा हम समझने वाले हैं। इस जो है टॉपिक को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, 21 जून को किया गया, आपको यह याद रखना है। और क्या क्या चीजें हैं 1 बाय 1 कवर करते चलते क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात करते हैं, यूपीएससी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारा समर एंड सेल, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 60 to 80% का डिस्काउंट हमारे जो भी आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्सेज हैं। अगर आप मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों की फीस थोड़ी अलग है। मुखर्जी नगर में 48,000 है, प्रयागराज में 30,000 है। आपका नंबर दिया हुआ है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो 3 चीजें एक साथ कमीशन की गई हैं इसी के बारे में हमारे बारे डिस्कस करेंगे। तो स्वदेशी युद्धपोत, स्वदेशी क्यों कहा जा रहा है? माना जा रहा है कि भाई 75% से लेकर के 80% तक जो तकनीकी इस्तेमाल की गई है इनको बनाने में वो भारत की ही है, और इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं प्राउड फील कर रहे हैं। और एक साथ 3 कमीशन कर देना, समझिए कितने सारे समय से बनाया जा रहा होगा। एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी जिसमें था कि भारत इस प्रकार के जो भी युद्धपोत हैं उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे पास इतनी क्षमता है कि 40 दिनों में हम एक युद्धपोत बनाकर तैयार कर सकते हैं, और भविष्य में इसको और जो है कम दिनों में लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा युद्धपोत हम बना करके तैयार करें। जैसे आपने देखा अंग्रेजों के समय पर भी वही जीता जिसकी जो है नौसेना मजबूत थी। जैसे फ्रांसीसी हो गई या अन्य जो भी समुद्री व्यापारी थे जो विदेशों से आए, तो वो जीत नहीं पाए क्योंकि वो जो है नौसेना पे कमांड नहीं बिठा पाए, और वही अंग्रेजों ने किया था। तो हम भी उसी जो है अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। और आज के समय में व्यापार के साथ साथ आपको सुरक्षा भी बहाल करनी पड़ेगी समुद्री इलाके में। और हमारा देखा है हमने कि भाई हम 3 तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। पूरा हिंद महासागर, हमारा नीचे का जो भी पोर्शन है वो सारा समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे देशों के साथ हमें जो है चीज़ों को मेंटेन कर रखना पड़ता है। तो हाल ही में ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो नाम देखते हैं, इनके नाम से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तीनों स्वदेशी हैं। पहले का नाम है आईएनएस दूनागिरी, दूना समझिएगा दूर। दूसरा हमारा है आईएनएस संशोधक, संशोधक मतलब कुछ खोजबीन करने के लिए। और तीसरा है आईएनएस अग्रय, अग्रय मतलब जो है उग्र है, हंटिंग करता है, जो है खतरनाक प्रकार का या खतरनाक स्तर पर काम करने के लिए। और बनाया किसने है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। 75% से अधिक हमने स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 21 जून को जो है हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। जो हमने देखा यहाँ पे संशोधक, उसको लेकर के बहुत चीजें चल रही हैं, 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक करते हैं। देखो ये ट्वीट किया गया है, कोलकाता से जो है ये कमीशन किए गए हैं, मोदी जी ने कमीशन कर दिया था। ये ज्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं है, बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला हमारा है दूनागिरी। दूना मतलब दूर, तो समुद्र के इलाके में दूर इसको तैनात करते हैं, तो दूर तैनात किया जाता है। अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगी हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई बढ़ाई थोड़ा बहुत करेगा ही। 17A जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसी के तहत इसको यहाँ पे बनाया गया है। और ये 5वां स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप है, इसे नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। जैसे हमने देखा कि भाई शिप बिल्डर्स बना रहे हैं, लेकिन हम इसको नौसेना से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो हमारा जो नेवी का वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो है वो बना कर देता है। और जहाँ पर ये बन रहे होते हैं हमारे नौसेना के बहुत सारे कमांडर्स लगातार वहाँ पे देखते रहते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। प्रोडक्शन कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में किया गया है। आपको यही याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। अब देखो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे लंबाई जो है 149 मीटर है, वजन जो है 6670 टन के आसपास है, टॉप स्पीड इसकी 52 किलोमीटर के जो है आसपास आप देख सकते हैं। और खासियत इसकी देखो यहाँ पर ये है कि अगर तेल खत्म भी हो जाए तो ये यहाँ से लेकर के अफ्रीका तक आराम से चला जाएगा। अगर क्रूजिंग रेंज देखें तो 10,200 के आसपास है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। हथियार कौन कौन से है? तो ब्रह्मोस हमने ऑलरेडी देख लिया है, ट्रिपल टॉर्पीडोज भी लगाए गए हैं, और साथ में जो है सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगाई गई हैं, और रॉकेट लॉन्च
लॉन्चर्स भी यहाँ पर है। तो इसका समझ रहे कि दूर के इलाके में जब भी कुछ लड़ाई भिड़ाई वॉर वगैरह करना होगा तो ये हमारे यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है संशोधक। संशोधक क्या करेगा? सर्वे करेगा, समुद्र का नक्शा बनाएगा, समुद्र के तलहटी में कहाँ पर क्या चल रहा है। अब नक्शा बनाने के साथ साथ जो है ये हमें सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। अगर किसी की पनडुब्बी, टॉर्पीडो कुछ भी जो है अंदर समुद्री इलाके में है तो सोनार का इस्तेमाल करके हमें जो है बताता है कि भाई कहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे आसमान में हम रडार का इस्तेमाल करते हैं, रडार क्या डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कहाँ यहाँ पर जो है एक चीज जा रही है, वैसे ही सोनार भी हमारा है जाता है, टकरा कर रेज वापस आती है और उसके माध्यम से एक इमेज बन जाती है। और यहाँ पर ये इसी प्रकार से काम कर रहा है। तो सिर्फ सर्वे करना नहीं है, यह क्या करता है, ये तट जो है गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। और 21 जून को तैनात किए जाने के साथ याद रखिएगा हाइड्रोग्राफी डे भी हम उसी दिन मनाते हैं। समुद्री डेटा को कलेक्ट करता है। डिफेंस सिविल न्यूज के लिए ये बनाया गया है ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पर कैसा क्या चीजें हैं, क्योंकि आपको पता होगा समुद्र का जो नितल है, तलहटी है, वो बराबर नहीं है, वहाँ पर कटक हैं, घाटियां हैं, पहाड़ हैं, तो वो सारा हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर किस प्रकार से काम कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकेशंस देखते हैं तो 3300 टन इसका वजन है, 33 किलोमीटर इसका जो है स्पीड रहने वाली है, तो पिछले वाले से थोड़ी सी कम है। 12,000 किलोमीटर बिना फ्यूल के आराम से एक बार, मतलब बिना रिफ्यूलिंग के, ऐसा नहीं फ्यूल के नहीं, तो एक बार जो है आपने भरा दिया, अगर रिफ्यूलिंग ना भी करें तभी भी ये इतने डिस्टेंस आराम से कवर कर सकता है। एक साथ 231 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिक भी यहाँ पर रहते हैं। रडार से ऐसे नक्शे बनाता है जो युद्धपोतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जहाज का 80% यहाँ सिमिलर है कि भाई इसका भी स्वदेशी तकनीकी से निर्माण किया गया है। अब युद्ध तो नहीं करता है ये, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो हथियार रहने चाहिए। तो यहाँ पर CRN 91 नेवल गन रहती है। हॉल जो ध्रुव है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अंडर वाटर जो ड्रोन्स होते हैं वो भी तैनात किए जाते हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स तो रहेंगी, जाहिर सी बात है, सारी मैपिंग ये अंडर वाटर कर रहे हैं। अब इसके बारे में कुछ और अगर आपको पढ़ना हो तो हम देखते हैं। तीसरा और आखिरी है INS अग्रे दुश्मन की सबमरीन खोज कर नष्ट करेगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, हमने देखा कि एक बहुत समुद्र के जो है दूर वाले इलाके में है, एक समुद्र की गहराई में काम कर रहा है और ये समुद्र के आसपास जो तटीय इलाका होता है, जो सॉलो वाटर होता है, अग्रे वहीं पे काम करता है। इसका रीजन यहाँ पर यह है कि जो भी दुश्मनों का हमला हो रहा है, कोई जो है सबमरीन छिपी हुई है, कोई जो है मतलब हमला करने का प्रयास करने वाला, वो सब टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया है। अर्नाला क्लास का चौथा यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन क्यों? क्योंकि सबमरीन को खत्म करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हल्के टॉर्पीडोज हो गए, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, एंटी सोनार सिस्टम है, इन सब से लैस करके इसको बनाया गया। तो बहुत बेहतरीन तकनीकी के साथ यह काम करने वाला है। तीनों हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं। इसका स्पेसिफिकेशन देखें तो 900 टन का है, 46 किलोमीटर इसकी स्पीड रहने वाली है। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो जो हमारा पहला था उसके बाद ये दूसरे नंबर पर रखिएगा और तीसरे नंबर पर संशोधक को रखिएगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है सबसे थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्वालिटी क्या है ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि कहाँ पर कैसे काम करेगा। पानी के नीचे जो है RBO एंटी सबमरीन रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए सक्षम रहता है, तो लड़ाई भी करेगा और जो है हमें सिक्योरिटी भी प्रदान करेगा। अब भारतीय नौसेना की जो परीक्षण क्षमता है, देखो ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है बहुत कम है, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सबमरीन्स और जो है वॉरहेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। देखो 140 से 145 हमारे पास अभी सक्रिय युद्धपोत है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारे पास ये बढ़ करके 150 से 160 हो जाने चाहिए ताकि हमारी क्षमता को और बढ़ाएं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर कोस्ट गार्ड से उनको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ पर तैनाती होती है। तो 3 है, एक वेस्टर्न नेवल कमांड है जो कि मुंबई में देखने को मिलेगी। दूसरा जाएंगे साउथ में, तो साउदर्न नेवल कमांड यहाँ पर कोच्चि में है और एक ईस्टर्न नेवल कमांड हमारी कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। यही हमारा इलाका है जो समुद्री सीमा को टच करता है और हमें इसे ही प्रोटेक्ट करना होता है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह जो है हमारे चीज़ें बनाई गई हैं। अब देखो यहाँ पर से ऑलरेडी लिखा हुआ है कहाँ पर कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम करते हैं। अगर 1 बाय 1 कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बंगाल खाड़ी हो गई और जो है चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको इसी हिसाब से सारे महासागर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस इनके हैं जो अपने हिसाब से काम करने वाले हैं। अब युद्धपोत महत्वपूर्ण क्यों है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, पहला है कि व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापार सुरक्षित भी तो होना चाहिए। अब व्यापार कर रहे हो, कोई हमला करके सारा सामान लूट ले जाए या फिर हमला करके आपका सामान या आपके सामान को नष्ट करे तो नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि जो समुद्री जहाज़ों से जो सामान जाता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वैश्विक व्यापार का लगभग 90% समुद्री मार्गों से ही संचालित होता है।
युद्धपोत जो है समुद्री व्यापार, मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, तीनों काम करने का यहाँ पर जो है इन्होंने ठेका ले रखा, सब यही करते हैं। आधुनिक युद्धपोत मिसाइल हो गया, रडार है, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, उन्नत संचार प्रणालियों से यह सारे लैस होते हैं ताकि सुरक्षा के साथ साथ जो है हमें प्रगति भी प्रदान करे। इसे जो है तैरते हुए सैन्य अड्डे के तौर पर कहा जाता है, क्योंकि सैन्य अड्डे में क्या होता है, सारी जो है हथियार वगैरह होते हैं, सारी सुविधाएं होती है, सिमिलर जो है इनमें भी सारी चीजें प्रदान की जाती हैं, तो इसी वजह से इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रखा गया है। अब बात करते हैं कि हमारे पास परमाणु प्रतिरोधी पनडुब्बियां या क्षमता या जो है युद्धपोत कितने और कैसे है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भाई हम कमीशन लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन हाँ कंपैरिजन करें अगर यूएसए से, चीन से या अन्य किसी देश से, तो उनके कंपैरिजन में हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो भारत की समुद्री परमाणु शक्ति लगातार यहाँ पर मजबूत होती जा रही है। अब आईएनएस अरिहंत ऐसी परमाणु संचालित जो पनडुब्बियां हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स पनडुब्बियां हैं, देश की सेकंड स्ट्राइक जो है कैपेसिटी, सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी का मतलब समझिए। अब ऐसा ना हो कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आप गिर गए, दोबारा मारने की आप लायक ही नहीं रहे, तो आप सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी रखने वाले व्यक्ति है नहीं। सेकंड स्ट्राइक का मतलब कि कोई सामने वाला परमाणु हमला कर भी दे, फिर भी हम उस पर हमला करेंगे बराबर से और उससे ज्यादा तीव्रता से। इसी को हम बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी, और हमने यह मेंटेन करके रखी है। भारत की जो परमाणु त्रयी का समुद्री घटक यहाँ पर लगातार मजबूत हो रहा है, और इसके बारे में भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपने जो है बात करते हुए देखा होगा। जैसे सिपरी की जो रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी हाल फिलहाल में आई थी कि हमारे जो है जो परमाणु पनडुब्बियां हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ करके शायद जो है 12 हो गए हैं, ये आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। और जो पाकिस्तान है उसकी कम है, हालांकि जो है जो चीन है उसके बाद साथ जो 33 या 35 के आसपास थी। तो सिपरी की एक रिपोर्ट आती है और इन्होंने देखो बोला भी है कि अनुसार भारत अब शांति काल में भी सीमित संख्या में परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर तैनात करने लगा है। ये हमने जो है करना शुरू कर दिया है। अब जो मैंने बताया कि जो सिपरी की रिपोर्ट आई थी उसमें था कि हमारे पास जो है परमाणु हथियार हैं, जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, लेकिन हमने कभी भी जो है एक्टिव वॉरहेड्स में इनको इम्प्लांट नहीं किया था। ये था कि भाई बना के रखे हुए हैं, लेकिन अब उनको इस्तेमाल करना पड़े तो पहले आप उनको असेंबल करेंगे, फिर फिक्स करेंगे मिसाइल में, फिर हमला कर पाएंगे। लेकिन अब हमने क्या कर लिया है कि अब उनको असेंबल करके मिसाइल के साथ फिट कर दिया है। देखो लिखा है यहाँ पर ना, मिसाइल पनडुब्बी पर तैनात करने लगा है, और हमने करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। अभी सिपरी की रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता जो हमारा है, क्रेडिबल जो है मिनिमम डेटरेंस और परमाणु सुरक्षा मजबूत यहाँ पर होती रही है। डेटरेंस का मतलब है कि भाई हम दिखाते हैं दूसरे को, जैसे हम कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना पैसा डिफेंस में खर्च क्यों किया जाए, तो दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो थोड़ा डर के रहो, हमला करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। परमाणु हथियार भी है, पनडुब्बियां भी है, और सब हमारे पास रखा हुआ। तो डेटरेंस का मतलब यही है कि भाई डरा के रखना है। अब एक प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 3 प्रमुख युद्धपोत कौन कौन से हैं? पहला है विक्रांत, अरिहंत और चेन्नई। दूसरा है दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। तीसरा है नीलगिरी, तारागिरी और हिमगिरी। चौथा और आखिरी विकल्प है कोलकाता, विशाखापट्टनम और सूरत। विक्रांत के बाद जो है चीजें बहुत चर्चा में आई थी, और जो है पनडुब्बियां हो गई, युद्धपोत वगैरह हो गए, ज्यादा चर्चा में रहे हैं। प्रश्न पूछ लिया है, आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।